हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 178 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और क्यूएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्त, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था। मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था। किस प्रकार का चिंतन था? सभी समाजवादी, काल्पनिक। ऑप्शन बी है विकासवादी, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी, ऑप्शन डी है फेबियन। तो आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक था। मार्क्सवाद के अनुसार या मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी जो चिंतन था वह काल्पनिक था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसने वैज्ञानिक समाजवाद को दिया है कार्ल मार्क्स ने, इसलिए सभी को क्या कर दिया? सभी समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद कर दिया। उससे पहले जो विचारधाराएं आई थी। व्याख्या देखते हैं। कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक है इनकी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल उसकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दोनों कृतियां जो हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, इनकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उसने स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद की नींव किसने रखी थी? तो कार्ल मार्क्स ने। या वैज्ञानिक समाजवाद का जुड़ाव करना होगा, मिलान करना होगा, तो आप कार्ल मार्क्स के साथ करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 52 नंबर है इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है नैतिक अधिकार को, ऑप्शन बी है नागरिक अधिकार को, ऑप्शन सी है राजनीतिक अधिकार को, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार को। तो आंसर हो जाएगा ए, नैतिक अधिकार को। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। बाकी के तीनों अधिकार को विधि मतलब एक प्रकार का नियम कानून है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार है। लेकिन नैतिक अधिकार का कहीं हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, वैसा कुछ दिया नहीं गया है, तो वो विधिक नहीं हो गया। बाकी के सब हैं, हमारे विधिक अधिकार हैं। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, अरे व्याख्या देखते हैं। नैतिकता के अधिकार को विधिक अधिकार नहीं माना गया है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख क्या है? 12 से 35 तक है, ये याद रखेंगे। और मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं 53 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, ऑप्शन बी है नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नीओ का नेतृत्व, ऑप्शन सी है राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ऑप्शन डी है परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है कार्यक्रम जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो वो हो जाएगा बी, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करना। ये हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ा है और बाकी के सब जुड़े हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका प्रारंभ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो व मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने किया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना आदि है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है क्या है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है, ऑप्शन बी है राजा समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है,
ऑप्शन सी है राजा प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन डी है राज्य प्रमुख पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। क्वेश्चन था कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, तो वह है जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। ऑप्शन ए सही था। व्याख्या देख लेते हैं इसका। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस धारणा के अनुसार अंतिम संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों द्वारा जन्म दिया गया था। तो दोस्तों ये थी व्याख्या। अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि? भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। ऑप्शन ए है संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। ऑप्शन बी है आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनः विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी क्यों है? तो ये सब कारण है। ये पूरे के पूरे क्या है? भारतीय संघीय अर्थव्यवस्था केंद्रमुखी क्यों है, ये आपको बताना था। तो ये पूरे कारण है कि क्यों केंद्रमुखी है। व्याख्या में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है और आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आपातकाल जैसे ही लागू होगा तो सारी शक्तियां हमारे केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। आगे संसद राज्यों के क्षेत्रों को पुनः विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है। जो हमारे संसद है, संसद में आपको मालूम ही होगा कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था? ऑप्शन ए है मास्को सम्मेलन में। ऑप्शन बी है माल्टो सम्मेलन में। ऑप्शन सी है डमबरटन ओक्स सम्मेलन में। ऑप्शन सी है डी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में आपका आंसर सही हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में स्वीकार किया गया तथा 26 जून 1945 को सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब 26 जून 1945 की जब बैठक हुई तो उस समय सिर्फ 50 देशों ने क्या किया था, उस समय उस बैठक में भाग लिया था और उन्होंने साइन किया था। लेकिन बाद में कुछ ही समय बाद में पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किए। तो इसलिए इसमें जो है संस्थापक देशों में आ जाता है। तो इसमें आपके 51 आता है, कहीं कहीं 51 पूछा जाता है और ऑप्शन में 51 ही रहेगा, 52 रहेगा और 53 रहेगा, इस तरह रहेगा और 60 मान लीजिए रहेगा। तो आप 51 सही करेंगे, उसमें 50 दिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका 51 ही रहता है क्योंकि ये 50 तो पहले थे, एक थोड़ा देर बाद किया था तो जो पोलैंड था, तो इसलिए 51 देश आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे 24 अक्टूबर 1945 को जो है चार्टर हमारा जो है प्रभावित हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि चार्टर कब प्रभावित हुआ था, मतलब प्रभावी हुआ था, तो वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? अंबेडकर जो जी थे उन पे कौन से, मतलब किनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी है बुद्ध, मनु, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन सी है बुद्ध, तुलसीदास, कबीर। ऑप्शन डी है कबीर, ज्योतिबा फूले, सूरदास। तो किनका प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुद्ध जी, कबीरदास जी और जो हैं आपके ज्योतिबा फूले का इस पर मतलब प्रभाव पड़ा था, इन पे ज़्यादा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म जब हुआ था, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। उनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में अंतिम पड़ाव में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वे कबीर और ज्योतिबा फूले के भी विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। आगे देखते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखते हैं इसका। 1919 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1921 में द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन हुआ, उसे भी द्वैध शासन में सम्मिलित किया गया। द्वैध शासन के तहत 9 प्रांतों में 1 अप्रैल 1937 तक शासन चलाया गया था। ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? लोकमत के निर्माण पर कौन ज़्यादा प्रभाव डालता है ये बताना है। जब आप जनमत या लोकमत जब आप जुटाने चाहते हैं तब कौन प्रभाव डालता है ये बताना है। ऑप्शन ए है शैक्षणिक संस्थाएं, ऑप्शन बी है धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन सी है व्यापारिक संघ, ऑप्शन डी है प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 59 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। रेडियो, प्रेस और दूरदर्शन जो ये चैनल है ये भी ये सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा यही क्या है प्रभाव डालते हैं जो लोकमत निर्माण में। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। प्रेस को 4th स्टेट भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो प्रेस को 4th स्टेट भी कहा जाता है। लोकमत के निर्माण में प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है। किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। किसके अनुसार? किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। किसके अनुसार ये बताना है कि ये कोटेशन किसने दिया है। ऑप्शन ए है ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी है बोदा ने, ऑप्शन सी है हॉब्स ने, ऑप्शन डी है विल्सन ने। तो दोस्तों इस कथन को ऑस्टिन ने दिया है। ठीक है, ऑस्टिन के अनुसार किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। इसको याद रखेंगे। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये विधान शास्त्र पर व्याख्या, जो विधान शास्त्र पर व्याख्या ऑस्टिन की पुस्तक है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऑस्टिन की पुस्तकें हैं उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए कि ऑस्टिन द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों का क्या नाम है। क्या कोई अन्य पुस्तक भी लिखा है तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए दोस्त। अगर दोस्त अब तक आप आ चुके हैं तो आप बहुत ही खास हैं हमारे लिए। तो दोस्तों इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।